घर से निकल आती है और एक दिशा पकड़ यूं ही चलती जाती है। उसके लिए तो वो शहर ही अजनबी है। किस राह जा रही है, कहाँ जाएगी, उसे कुछ नहीं पता। हाथ में सिर्फ एक मोबाइल के अलावा कुछ नहीं है। उसकी हालत उस राहगीर की तरह है जिसकी ना मंजिल का कोई ठिकाना है, ना रास्ते का ही पता। वो बहुत दुखी है। सड़क पर सबकी नजरों में होने के कारण वो जैसे तैसे अपनी आंसुओं को रोके हुए है, क्योंकि यहाँ आंसुओं को देख हमदर्दी जताने वाली निगाहें बहुत मिल जाएंगी, लेकिन उनकी ये हमदर्दी बिना किसी स्वार्थ के नहीं होगी। थोड़ी देर चलने पर रास्ते में उसे एक छोटा सा पार्क दिखता है जिसमें कुछ बेंचें पड़ी हुई हैं। अर्पिता उसी तरफ बढ़ जाती है और जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है। मोबाइल में समय देख वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है और मन ही मन कहती है, शान, हमें माफ कर दीजिएगा। हम आपको बिन बताए सबसे दूर जा रहे हैं। हमें जाना ही होगा क्योंकि हमारे पास अब कोई वजह भी नहीं बची है। हमारे पेरेंट्स का भी नहीं पता है कहाँ है वो, कैसे हैं। हम इतने बड़े आरोप के बाद उनका सामना करेंगे भी तो कैसे शान? हमारी कोई गलती नहीं होने के बाद भी आज हमने वो शब्द सुना शान, जिसको सुनकर एक लड़की 1000 मौत मरती है। हमने कहा था आपसे कि हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी किस्मत देखो शान, उस बात को कहे अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे और हमें आपसे दूर जाना पड़ा। वहीं शान छाया को रिसीव करने के लिए अपने बड़े पापा यानी ताऊजी की गाड़ी लेने घर आते हैं और घर में कदम रखते ही उन्हें एक अजब एहसास होता है और जहन में तुरंत एक ही ख्याल आता है, मुझे ऐसा लग रहा है अर्पिता कि तुम यहाँ नहीं हो। ये ख्याल आते ही वो बेचैनी से चारों ओर देखते हैं। अर्पिता उसे कहीं नजर नहीं आती। शोभा और कमला दोनों प्रशांत को चारों ओर अर्पिता को खोजते हुए देख लेती हैं, जिसे देख शोभा कहती है, लगता है प्रशांत अर्पिता को ही ढूंढ रहा है। अब हम उससे क्या कहेंगी कि वो अचानक कहाँ गई? हम क्यों कुछ कहें उससे? उसने कुछ पूछा तो मैं तो सीधा उससे बोलूंगी, जाकर अपनी माँ से ही पूछे। ना जाने वो बच्ची इतनी सर्द मौसम में कहाँ होगी। और हमारी मजबूरी देखो, हम में से कोई यहाँ से जा भी नहीं सकता। सारे गेस्ट आ चुके हैं, उनको भी देखना है। कुछ देर बाद सभी बारात निकालने के लिए हो हल्ला करने लगेंगे, कमला ने गुस्साते हुए कहा। प्रशांत को देख शीला रिश्तेदारों के बीच से उठकर उसके पास आती है, लेकिन प्रशांत तब तक अर्पिता के कमरे की ओर निकल जाते हैं। अर्पिता के कमरे के पास जाकर वो दरवाजा नॉक करते हैं, लेकिन जब दरवाजा नहीं खोलता तो वो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। चारों ओर देख शान कहते हैं, अर्पिता तुम यहाँ भी नहीं हो। कहाँ हो तुम अप्पू? न जाने क्यों मुझे तुम्हारे यहाँ ना होने का एहसास हो रहा है। एक बार छत पर और देख कर आता हूँ, शायद वहीं हो तुम। मन में कहते हुए शान तुरंत छत पर जाते हैं, लेकिन वहां धूप लेते हुए गेस्ट के अलावा कोई नहीं दिखता और वो फोन निकाल अर्पिता को कॉल करते हैं, लेकिन अब उसका फोन भी स्विच ऑफ आने लगता है। अप्पू, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम यहाँ नहीं हो। मेरे जाने के बाद कुछ तो ऐसा हुआ है जो तुम मुझे बिना बताए चली गई। कहाँ हो तुम अप्पू, कहाँ हो तुम? शोभा ताई जी वही बता सकती हैं। सोचते हुए शान हड़बड़ाकर नीचे उतरते हैं, जहां श्रुति उसे देख लेती है। वो फौरन प्रशांत के पास आकर कहती है, भाई अर्पिता के माँ पापा अर्पिता को मिल गए हैं, कैसे हैं वो? आप मिले उनसे? अर्पिता की ये बात सुन शान शॉक्ड हो गए, क्योंकि अर्पिता के माँ पापा कहाँ हैं ये बात सिर्फ उन्हें पता है, और ये अर्पिता को कैसे पता चला? मतलब वो झूठ बोलकर यहाँ से चली गई है। जरूर कुछ तो कहा है माँ ने उसे। भाई बताओ ना, कैसे हैं उसके माँ पापा? श्रुति ने दोबारा पूछा। वो ठीक है श्रुति, लेकिन ये बताओ अर्पिता ने कुछ बताया कि कहाँ मिलने जा रही है वो अपने पेरेंट्स से? भाई वो वहाँ खंबे के पास खड़ी थी, थोड़ी परेशान लग रही थी। मैं पानी पी रही थी, वो मुड़ी और मुझसे टकराई और बोली, सॉरी श्रुति हमें जाना होगा, हमारे माँ पापा का पता चल गया है, हम उनसे ही मिलने जा रहे हैं, वो वहाँ है ठाकुर जी के पास। बस इतना ही उसने कहा और वो यहाँ से चली गई। श्रुति की ये बात सुन शान एकदम से कहते हैं, नहीं अप्पू तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। श्रुति तुम यहाँ देखो और इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहना, मैं अर्पिता के पास जा रहा हूँ, ठीक है? और हाँ, बारात निकलने से पहले ही मैं यहाँ आ जाऊंगा। इन सबके बीच छाया को लेने स्टेशन जाना है ये बात तो शान भूल ही जाते हैं और वो गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं। प्रेम जो घर होते हैं उनका फोन रिंग होता है जो छाया का होता है। प्रेम जी फोन उठाते हैं। हेलो छाया, कहाँ पहुंची हो? प्रशांत यहाँ से निकल गया है, कुछ ही देर में पहुंचने वाला होगा। प्रेम भाई मैं यहाँ स्टेशन पहुंचने ही वाली हूँ, वो प्रशांत भाई मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं, तभी तो आपको पूछा। छाया बोली, अच्छा शायद उसका फोन साइलेंट मोड पर होगा, तुम पहुंचो मैं उससे बात करता हूँ, ठीक है? प्रेम जी ने कहा और वो फोन कट कर प्रशांत को लगाते हैं। प्रशांत फोन उठाकर कहते हैं, हाँ भाई कहिए। फोन उठा हुआ देख प्रेम जी बोले, क्या हुआ प्रशांत, कहाँ हो तुम? स्टेशन पहुंच गए कि नहीं? छाया बस पहुंचने ही वाली है। छाया, सॉरी भाई लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता, प्लीज आप उसे रिसीव कर लीजिए। शान ने कहा, जिसे सुन प्रेम जी बोले, क्या हुआ प्रशांत, परेशान हो, कोई बात है क्या, मुझे बताओ। भाई बात ही तो हुई है, मेरी पगली घर छोड़कर कहीं चली गई है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे उसे ढूंढना है। शान ने ये शब्द कहे और कॉल कट कर दिया। प्रशांत की बात सुन प्रेम जी चौंकते हुए बोले, अर्पिता तो यही थी ना, वो कहाँ गई भला? नहीं मैंने तो कल से उसे नहीं देखा है। मतलब प्रशांत ठीक कह रहा है कि वो घर पर नहीं है, जरूर घर में कुछ तो हुआ है, मुझे माँ से बात करनी होगी। लेकिन छाया, सुमित भाई को भेजता हूँ, वो उसे रिसीव कर लाएंगे। सोचते हुए वो राधु से बोले, राधु तुम यहीं बैठो, मैं एक बार माँ से बात कर लूँ कि कोई कमी तो नहीं रह गई, कुछ चाहिए तो नहीं उन्हें, ठीक है? और जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ यहाँ से कहीं नहीं जाना। जी प्रेम जी, राधु ने कहा तो प्रेम सुमित को फोन कर छाया को लाने के लिए कहते हैं और खुद शोभा के पास आ गए और उनसे बोले, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
हाँ प्रेम बोलो। माँ यहाँ नहीं, मेरे कमरे में चलिए, क्योंकि अभी बस वही खाली है। ठीक है प्रेम, चलो, शोभा ने कहा और कमला जी की ओर देख आने का इशारा कर वो वहां से प्रेम के साथ चली जाती हैं। प्रेम दरवाजा बंद करते हुए शोभा से बोले, माँ घर में कोई बात हुई है क्या? अर्पिता से किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ, शीला ने उससे जरूर कुछ कहा है, जिससे कि वो यहाँ से चली गई है, और गेस्ट की वजह से हम लोग उसके पीछे भी नहीं जा पाए। क्या हुआ प्रेम? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम आगे भी कुछ बोलना चाह रहे हो। माँ, वो चली गई और आपने उसे जाने भी दिया। उसका सारा सामान यहीं रखा है, अनजान शहर है ये उसके लिए, कहाँ जाएगी वो सोचा आपने? प्रशांत बोल रहा था कि वो घर से कुछ परेशान होकर निकली है। उसकी बात भी सही है, जब वो यहाँ शादी अटेंड करने आई है और ये तो उसकी कजन की भी शादी है, तो ऐसे में वो यहाँ से क्यों जाएगी, उस पर ये बिल्कुल अनजान शहर। प्रेम की बात सुन शोभा शॉक्ड होकर वहीं बैठ जाती हैं और कहती हैं, सच में प्रेम, मुझसे बड़ी गलती हो गई। शादी का घर है, कोई इतना गौर नहीं करेगा कि मैं यहाँ हूँ या नहीं। मैं रोक सकती थी, उसके पीछे जा सकती थी, लेकिन अर्पिता, वो परेशानी में घर से गई है, जो ठीक नहीं हुआ। अब एक काम करो, तुम अपने बड़े पापा की गाड़ी निकालो और चलो मेरे साथ, और राधिका से इतना कहना कि तुम मेरे साथ मार्केट जा रहे हो। सच बता दिया तो बेकार में परेशान होगी, जो कि अभी उसके लिए ठीक नहीं। ठीक है प्रेम, मैं जीजी से बोलकर बाहर मिलती हूँ, शोभा ने कहा और वो वहां से बाहर कमला के पास जाकर उसे कुछ देर में आने का बोलकर घर के बाहर खड़ी गाड़ी में प्रेम जी के पास जाकर बैठ जाती है। प्रेम जी भी अपनी गाड़ी शहर की सड़कों पर दौड़ा देते हैं। वहीं अर्पिता कुछ देर बाद उठती है और वहां से खाली रास्ते पर चलती जाती है। कुछ ही देर में चलते हुए वो नदी के किनारे पहुंच जाती है। वहां एकांत देखकर वो कुछ देर वहीं बैठ जाती है और अब तक रोके हुए आंसुओं को बहने देती है। शान उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं, अप्पू तुम बस थोड़ी सी पगली ही अच्छी हो, बस ज्यादा पगली मत बन जाना और अपने साथ कुछ गलत मत करना, प्लीज एक बार तो मिल जाओ, फिर जो भी समस्या होगी हम मिलकर सुलझा लेंगे। ना जाने कहाँ हो, कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें अप्पू, कैसे पहुंचूं तुम तक? हर बार तो कोई ना कोई क्लू मिल जाता था, लेकिन इस बार तुम तक कैसे पहुंचूं? हे ठाकुर जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ मुझे, ना जाने कहाँ है वो। कहते हुए शान चारों ओर देखने लगते हैं। वहीं नदी में बहते पानी को देख अर्पिता का मन जब शांत हो जाता है, तब वो स्थिर होकर कहती है, हम ये तो नहीं कर सकते, आत्महत्या करना सबसे बड़ा अपराध है, हम ये नहीं कर सकते। उस पर ठाकुर जी के भक्त, ये तो हम पूरी तरह से गलत करने जा रहे थे। प्रेम में संयोग है तो वियोग भी है। हमने सही कहा था शान से कि अर्पिता सांसें छोड़ सकती है, लेकिन शान को नहीं। तो हम खुद को वहीं तो छोड़कर आए हैं, शान के पास। अब बचा ये बेजान शरीर जिसका ध्यान हमें औपचारिकता पूर्ण करने के लिए रखना है। निर्णय कर अर्पिता उठती है और वहां से पैदल ही पीछे लौट जाती है और स्टेशन का रास्ता पूछते हुए स्टेशन की ओर चल देती है और कुछ ही देर में पैदल चलते हुए स्टेशन पहुंच जाती है और वहां प्लेटफॉर्म पर बैठ ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। वहीं दूसरी बेंच पर बैठे हुए सुमित छाया की ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं। वो आदतन अपनी गर्दन इधर उधर घुमाकर देखते हैं तो अर्पिता को स्टेशन पर बैठे देख हैरान हो मन ही मन कहते हैं, ये कुछ दूरी पर अर्पिता जैसी लग रही है, पर अर्पिता यहाँ क्या कर रही है? ये तो घर पर थी ना, मैं एक बार पहले पता कर लेता हूँ। सोचते हुए वो प्रेम को कॉल लगाते हैं और कहते हैं, प्रेम तुम घर पर हो, जरा देखना अर्पिता वहीं है क्या, क्योंकि यहाँ स्टेशन पर अर्पिता जैसी ही कोई बैठी हुई है। उसकी बात सुन प्रेम एक राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं, भाई अभी तक आप वहीं हो, 1 घंटा हो गया आपको निकले हुए। सुमित, अब ट्रेन यहीं पास में ही कुछ किलोमीटर दूर पर रुकी है, जब वो आएगी तभी तो मैं छाया को लेकर घर आऊंगा। भाई मैं स्टेशन से कुछ ही दूर हूँ, आप घर निकल जाओ, अब मैं यहीं हूँ तो छाया के आने का कुछ देर इंतजार कर लेता हूँ। प्रेम ने कहा तो सुमित बोले, थैंक्स यार, वैसे भी मैं बोर हो रहा था यहाँ, ये शायद अर्पिता नहीं है, अर्पिता जैसी ही कोई है। सुमित वहां से निकल जाते हैं और वहीं फोन कट होने पर प्रेम प्रशांत को फोन कर बोलते हैं, प्रशांत अर्पिता रेलवे स्टेशन पर है, वहां पहुंचो, हम लोग वहीं पास ही हैं, 2 मिनट में पहुंच रहे हैं। थैंक्स भाई, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। कहते हुए प्रशांत फोन रख एक राहत की सांस लेते हुए ठाकुर जी का धन्यवाद करते हुए कहते हैं, धन्यवाद ठाकुर जी, मेरी पगली का ध्यान रखने के लिए। आपकी कृपा से उसने पागलपन नहीं किया, मैं तो एक पल को डर ही गया था कि कहीं मैं उसे खो ना दूं। अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछ शान गाड़ी बांदा स्टेशन की ओर मोड़ लेते हैं। इतने में प्रेम और शोभा वहां पहुंच जाते हैं और अर्पिता को बेंच पर बैठे देखते हैं। शोभा उसके पास गई और उसके सर पर हाथ रखकर बोली, अर्पिता। अपना नाम सुनकर अर्पिता ने आवाज की ओर देखा, सामने शोभा को देख खड़े होकर बोली, आंटी जी आप यहाँ? शोभा ने बड़े ही प्यार से अर्पिता के सर पर हाथ रखा और बोली, हाँ मैं यहाँ, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो अर्पिता? अभी बारात निकलना बाकी है, फिर तुम्हारी बहन की भी तो शादी है। शोभा का स्नेह और प्रेम देखकर उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगते हैं, जिन्हें उसने बड़े ही जतन से बहने से रोक रखा था। और अर्पिता को यूं रोया देखकर शोभा बोली, क्या बात है अर्पिता, ऐसे क्यों रो रही हो? शीला ने कुछ कड़वी बात कह दी? शीला का नाम सुनते ही अर्पिता एकदम चुप हो सोच में पड़ गई और बोली, नहीं आंटी जी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा। कहते हैं अच्छे लोगों का स्वभाव तो होता ही ऐसा है, वो स्वयं को दूसरों के ताने, दूसरों के द्वारा दिया हुआ दर्द सह लेते हैं, लेकिन अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। अर्पिता की बात सुन शोभा बोली,
माँ से भी झूठ बोलोगी? जब प्रशांत मुझसे अपने मन की सारी बातें शेयर करता है तो तुम क्यों नहीं अर्पिता? पता है, उसने मुझे तुम्हारे बारे में सबसे पहले बताया था कि जीवन पथ पर तुम वो लड़की हो जिसने उसे पहली बार अपनी ओर आकर्षित किया है। फिर भला मैं तुम्हें कैसे यहाँ से जाने दे सकती हूँ? बताओ, क्या बात है अर्पिता? शोभा की बात सुनकर अर्पिता फूट फूट कर रोते हुए शोभा के गले लग गई और बोली, आंटी जी, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है, ना ही शान के साथ ना ही किसी और के साथ। वो तो कल हालात ऐसे हो गए कि हमें वहां रुकना पड़ा। वहीं शान भी गाड़ी रोककर अर्पिता को देखते हुए प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं और अर्पिता के पीछे खड़े होकर उसकी बातें सुनने लगते हैं। प्रेम उसे देख कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी प्रशांत उसे चुप रहने का इशारा कर देते हैं। अर्पिता आगे बोली, आंटी जी, कल रात को शान ने भांग वाले लड्डू खा लिए थे, एक नहीं तीन, और फिर ये नशे में एक मासूम बच्चे की तरह बातें करने लगे। बातें करते करते ही इन्होंने कंधे पर सर रखा और फिर नींद में लुढ़क कर गोद में सर रखकर सो गए। कल पूरे दिन काम किया था, जिस कारण थकान और नशे की वजह से शान को गहरी नींद आ गई और नींद में खलल न पड़े इसलिए चाह कर भी हम उठ नहीं पाए। दिसंबर का महीना है, सर्दी तेज पड़ रही है तो कहीं सर्दी ना लग जाए, ये सोचकर हमने बस शॉल ओढ़ा दी और फिर हमारी भी आंख लग गई। हमने कुछ गलत नहीं किया है आंटी जी, और ना ही हम शान के साथ पैसों की वजह से हैं। अर्पिता आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। कुछ क्षण बाद शोभा बोली, शीला ने कहा और तुम अपने प्रेम को छोड़कर चल दी। क्यों अर्पिता, बस इतना ही प्रेम करती हो प्रशांत से? किसी ने तुमसे 2 बातें कह दी और तुम सब छोड़कर चल दी? आंटी जी, शान के लिए ही तो हम वहां से चले आए। बात हमारी होती तो हम कभी नहीं आते। बात तो प्रेम की ही थी, उसकी पवित्रता की थी, रिश्तों में विश्वास की थी। जिस तरह आप शान पर भरोसा करती हैं, उस तरह एक माँ क्यों नहीं? और हमारे कारण एक माँ बेटे के बीच में प्रॉब्लम्स आए, ये हम कैसे होने देते? हम जानते हैं शान से अगर हम उनसे ये कहते तो वो अपनी माँ से कुछ भी कहने में समय नहीं लगाते, जो किसी के लिए ठीक नहीं होता। और फिर प्रेम तो हम उनसे ही करते हैं, इसके लिए दूर रहें या पास, इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी अब हम सदा तो साथ नहीं रह सकते, इस नाते से रहेंगे। आज नहीं तो कल हमें उनके जीवन से जाना ही होगा। सही कहता है प्रशांत तुम्हें, उसकी पगली। प्रेम जी बोले, माना कि चाची जी ने बहुत गलत किया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ ठीक करने का प्रयास करते हुए चली जाओगी। कैसा ये इश्क है अर्पिता? जिसकी खुशियों के लिए दूर जा रही हो उसी को रुला रही हो। अपने पीछे देखो, तुम्हारे जाने की खबर सुनकर वो 1 घंटे से बिन कुछ और सोचे इन गलियों में तुम्हें ढूंढते हुए भटक रहा है, और तुम सब ठीक करने के लिए उससे दूर ही चली हो। चाची ने जो भी कहा उसे भूलकर ये तो सोचो, माँ और ताई जी ने तुमसे कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने तुम पर और प्रशांत दोनों पर विश्वास किया। साथ में तो वो भी थी ना। दोनों मिलकर अर्पिता को समझाते हैं और अर्पिता पीछे मुड़कर शान की ओर देखने लगती है। शान ने कुछ सोचा और वो उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की ओर लेकर चले गई। शोभा ने ये देखा तो प्रेम से बोली, बेटे तुम छाया को रिसीव कर घर पहुंचो, इस समस्या का एक ही समाधान हो सकता है। मैं वो निकाल कर फिर घर पहुंचती हूँ, और हाँ ध्यान रखना, सबसे यही कहना कि मैं मार्केट में किसी काम से रुक गई हूँ, ठीक है? कहते हुए शोभा जी अर्पिता और शान के पीछे चली जाती हैं। आते हुए वो नपेंद्र जी को फोन करती हैं और घर से कुछ सामान साथ लेकर आने के लिए कहती हैं। शान अर्पिता को गाड़ी तक ले जाते हैं और पीछे का दरवाजा खोलकर सख्त आवाज में उससे कहते हैं, बैठो अर्पिता। शान, लेकिन हमें तो। अर्पिता ने कुछ कहने की कोशिश की तो शान ने गुस्से में अर्पिता की ओर देखा और आगे बढ़े और उसे खुद ही गाड़ी में बिठा दिया। शोभा आकर आगे ड्राइविंग सीट पर प्रशांत के पास बैठ जाती हैं। प्रशांत गाड़ी ड्राइव करते हुए, ठाकुर जी के मंदिर के सामने जाकर रोको, वहीं चलना है। शोभा जी बोली, जी ताई जी, प्रशांत ने कहा और गाड़ी मंदिर परिसर के पास जाकर रोक देते हैं। शोभा गाड़ी से उतरती हैं और अर्पिता को साथ चलने को कहती हैं। अर्पिता गाड़ी से उतरती है और शोभा के साथ मंदिर के अंदर चली जाती हैं। वहीं प्रशांत गाड़ी पार्क कर अंदर चले जाते हैं। शोभा अर्पिता से बात करते हुए कहती हैं, अर्पिता तुम यहाँ से अब कहीं नहीं जाओगी। तुम दोनों की समस्या का समाधान मैंने ढूंढ लिया है, और समाधान ये है कि मैं तुम दोनों की शादी यहीं करा रही हूँ, अभी कुछ ही देर में। प्रशांत तुम जाओ और पंडित जी से बात कर उन्हें साथ लाओ, इससे मैं बात करती हूँ। जी कहकर प्रशांत वहां से पंडित जी के पास चले आते हैं। शोभा की बात सुन अर्पिता हैरान हो बोली, शादी आंटी जी? हाँ शादी। तुम और प्रशांत एक दूसरे से प्रेम करते हो, फिर विवाह में क्या हर्ज है? इससे तुम्हारा स्वाभिमान भी रह जाएगा और मेरे बच्चे की खुशी भी। शीला ने तुमसे जो भी कहा उसे इस एक ही तरीके से ठीक किया जा सकता है। बाकी एक बार शादी हो गई तो फिर अपने व्यवहार से शीला का दिल जीतने की पूरी कोशिश करना, और इन सब में मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। आंटी जी हम ये नहीं कर सकते। हमारे माता पिता वो जब हमसे मिलेंगे उनसे हम क्या कहेंगे? और फिर शान की माँ की नजरों में हम चरित्रहीन और बदचलन तो हैं ही, फिर उनके बेटे की धूमधाम से शादी करने के अरमानों का टूटने का भार भी हम पर ही आ जाएगा। अर्पिता ने कहा तो शान आते हुए बोले, आप कुछ मत कहिए ताई जी, ये थोड़ी जिद्दी है, हद से ज्यादा सोचने लगी है सबके बारे में। अब इसे कैसे मनाना है मैं जानता हूँ, आप बस एक तरफ खड़े होकर देखती जाइए। शान अर्पिता से बोली, तो तुम हाँ नहीं कहोगी अप्पू? अर्पिता ने शान की ओर देखा और बोली, नहीं शान जिद मत करिए आप प्लीज। शान पक्का हाँ नहीं करोगी? ये सुन अर्पिता ना में गर्दन हिला देती है। फिर से पक्का हाँ नहीं करोगी? ना। शोभा शान की ओर देख कहती है, ये क्या कर रहे हो प्रशांत, लग जाएगी तुम्हें, हटाओ उसे। शोभा की बात का शान कोई जवाब नहीं देते और अर्पिता से कहते हैं,
तो बताओ, मानोगी या नहीं? ये सुन अर्पिता प्रशांत की ओर देखती है, जिसने अपने हाथ पर एक तेज धार का छोटा सा चाकू रखा हुआ है। उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह बस सख्ती है। ये देख अर्पिता शान की ओर बढ़ती है तो शान बोले, बस वहीं रुको अर्पिता, अगर मेरी बात नहीं मानी तुमने तो मेरी तरफ मत बढ़ना। तुम आगे बढ़ी कि मैंने अपनी जिद पूरी की। क्या करूं, तुम बिन बात इतनी जिद कर रही हो। प्यार से तो मानोगी नहीं तो अब जिद ही सही, लेकिन तुम्हें यूं खुद से दूर तो नहीं जाने दूंगा। शान, लग रही है आपको, क्यों कर रहे हैं जिद? छोड़ भी दीजिए चाकू, अर्पिता ने कहा। तब तक नपेंद्र जी भी वहां आ जाते हैं। उन्हें देख शोभा चुप रहने का कह अपने पास आने का इशारा करती है। तुम बस हाँ या ना में बोलो, मुझसे शादी करोगी? शान के हाथों में हल्का सा खून देख वो मासूम से दुखी फेस कर कहती है, हाँ करेंगे, कोई और विकल्प छोड़ा कहाँ है आपने शान? अर्पिता की बात सुन शान मुस्कुराए और बोले, गुड, तो अब ताई जी के पास जाकर उनसे दुल्हन के कपड़े लो और 10 मिनट में तैयार होकर यहाँ आओ, क्योंकि मुहूर्त 15 मिनट के बाद है और अगर 1 मिनट भी लेट हुई तो ठीक नहीं होगा, समझी? अब जाओ। जाते हैं, अर्पिता बुझे स्वर में बोली और शोभा जी के पास गई तो शोभा जी उसे लेकर एक और बने एक छोटे से कमरे में चली जाती हैं। उसके जाने के बाद शान मन ही मन बोलकर फुसफुसाए, जानता हूं मैं जो कर रहा हूं तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अभी के लिए यही सही है। बाकी तुम्हारा गुस्सा तो मैं आराम से निश्चिंत हो झेलता रहूंगा। फिलहाल तो तुम कहीं ना जाओ बस। इतने में कुछ ही मिनटों बाद अर्पिता तैयार होकर आ जाती है और उसे देख शान फुसफुसाते हुए कहते हैं, इतनी सादगी में भी कह ढा रही है मेरी पगली। अर्पिता गुस्से से एक नजर प्रशांत की ओर देखती है तो प्रशांत हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। थोड़ी देर में पंडित जी भी आ जाते हैं और वो सारे विधि विधान से रस्में शुरू करते हैं। अर्पिता बीच बीच में शान को घूरते हुए देखती है और फुसफुसाती है, आपसे तो हम अब शादी के बाद निपटेंगे। उसकी बात सुन शान मुस्कुराते हुए हौले से कहते हैं, निपट लेना, तुम्हारे ही सामने रहूंगा अब से। गठबंधन, फेरे, सिंदूरदान और शोभा द्वारा लाए गए मंगलसूत्र के साथ ही अर्पिता और शान की शादी संपन्न हो जाती है। दोनों शोभा और नपेंद्र का आशीर्वाद लेते हैं। शोभा बोली, तो अब तुम हमारे परिवार की बहू हो, अब अपने मन से सारे काम करना, लेकिन परिवार की मर्यादा का भी ध्यान रखना, और मुझे विश्वास है कि तुम ये कर पाओगी। जी आंटी जी, हम पूरी कोशिश करेंगे, अर्पिता ने कहा तो शोभा बोली, अब आंटी जी नहीं, बड़ी माँ या ताई जी कहो, ठीक? जी ताई जी, अर्पिता ने धीमे स्वर में कहा। शोभा बोली, प्रशांत, इसे हमारे दूसरे घर ले जाओ, अब मैं दोनों बहुओं का स्वागत एक साथ करूंगी। सबसे क्या कहना है, किस तरह सबको ये बात बतानी है, ये हम घर जाकर सब मिलकर सोचते हैं। शोभा जी ने प्रशांत से कहा और अर्पिता के सर पर हाथ रखते हुए बोली, अब तुम ना ही चरित्रहीन और ना ही बदचलन, अब बस इस परिवार की बहू हो, जिसका मान सम्मान अब तुमसे जुड़ चुका है। अब से तुम्हारे द्वारा चला गया हर कदम तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के साथ हमारे परिवार को भी प्रभावित करेगा। जी ताई जी, हम पूरा ध्यान रखेंगे, अर्पिता ने कहा। प्रशांत, इसे घर ठहरा देना, मैं इसका सामान भिजवाती हूँ। जब बारात निकले तब इसे साथ लेकर आना, लेकिन घर के अंदर नहीं, बाहर। गृह प्रवेश होने पर ही मैं इसे अंदर लेकर जाऊंगी, समझ गए ना? शोभा ने कहा तो शान ने हाँ में सर हिलाया। चलते हुए शोभा मुड़ी और प्रशांत के पास जाकर वापस बोली, वैसे ये शान नाम भी अच्छा है। ये सुन शान हल्का सा मुस्कुरा दिए। इतने में शोभा और नपेंद्र जी वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद शान और अर्पिता ठाकुर जी और राधा रानी को प्रणाम करते हैं। घर चलें अर्पिता? पर अर्पिता कुछ नहीं कहती और आगे बढ़कर गाड़ी में बैठ जाती है। उसकी ये हरकत देख शान मन ही मन सोचते हैं, शान, बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है अर्पिता को मनाने में। शान भी आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। अर्पिता शान के पास वाली सीट पर ना बैठ पीछे बैठी हुई है। ये देख शान बोले, अप्पू, वहां क्यों बैठी हो, यहाँ आ गया हो मेरे पास। अर्पिता ने आंखें तरेरी और 2 शब्द बोली, घर चलो। अर्पिता की बातें सुन शान बोले, शान, तुम दुनिया के पहले इंसान हो जिसकी शादी भी उसकी मर्जी से उसके प्यार से हुई, लेकिन वो प्यार शादी के तुरंत बाद ही मुंह फुलाए बैठा है। और उसकी ये बात सुन अर्पिता बोली, अभी हम सड़क पर हैं, इसलिए हमारी खामोशी का फायदा उठाया जा रहा है। आपको तो हम घर पहुंचकर ही बताते हैं। कहते हुए वो फिर चुप हो जाती है और खिड़की के बाहर देखने लगती है। अब तो तुम्हारा टॉर्चर सहना ही पड़ेगा अप्पू, अब तो मैं बच के कहीं भी नहीं जा सकता। परिंदा चाहे घर से कितनी दूर उड़ जाए, लौट कर तो उसे घर ही आना है। अर्पिता का मूड ठीक करने के लिए शान खुद से कुछ गुनगुनाने लगते हैं। छोड़ो भी ये गुस्सा, अब मान भी जाओ ना, मानी मैंने गलती, अब मान भी जाओ ना। छोड़ो भी ये गुस्सा, अब मान भी जाओ ना। देखो इस मौसम को, हाय कितना है सुहाना, चलो इस मौसम की कोई धुन सुनाओ ना। छोड़ो भी ये गुस्सा, अब मान भी जाओ ना। तुम जब से रूठी हो मुझसे ये दुनिया भी रूठी है, जब तुम मानो तो ये दुनिया भी मान जाए ना। छोड़ो भी ये गुस्सा, अब मान भी जाओ ना। भूल कर सारा गुस्सा, अब तो मुस्कुराओ ना। छोड़ो भी ये गुस्सा, अब तो मान भी जाओ ना। शान के गाने के बोल सुन अर्पिता ने अपने मुंह पर हाथ रखा और मुस्कुराई, लेकिन जल्द ही बनते हुए फिर सख्त होकर बैठ गई। वहीं शोभा और नपेंद्र जी एक दूसरे से बातचीत करते हुए घर पहुंचते हैं। प्रेम छाया यानी अपनी मासी की लड़की को लेकर आ चुके हैं। बारात निकालने के लिए सभी शोभा का ही इंतजार कर रहे हैं। शोभा आई और मुस्कुराते हुए सबसे बोली, बस अब कुछ देर और मैं अभी आती हूँ, फिर रस्में शुरू करते हैं। शोभा ने श्रुति की ओर देखा और उसे अपने पास बुलाकर उससे बोली, अर्पिता का कुछ सामान पैक कर लो और हमारे दूसरे घर जाकर रखाओ, वो वहीं है। जी मामी।
श्रुति बोली और अर्पिता के कमरे में चली जाती है। वहां उसका सारा सामान पैक कर अर्पिता के पास जाने के लिए निकल जाती है। वहीं शोभा, राधु, स्नेहा और कमला मिलकर परम को तैयार कर लेती हैं और बाकी सभी तैयार होने लगती हैं। शीला बार बार दरवाजे की ओर देखती है। प्रशांत को अब तक आया ना देख वो शोभा के पास आई और बोली, जिज्जी प्रशांत कहाँ है? बारात में तो उसे भी जाना है। ये सुन शोभा धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में शीला से बोली, शीला, बारात खुशी और उल्लास का प्रतीक होता है, लेकिन तुमने प्रशांत की खुशी और उल्लास की वजह ही छीन ली, तो भला वो बारात में जाकर क्या करेगा? जिज्जी, मैंने वही किया जो सही है। एक चरित्रहीन लड़की मेरी बहू नहीं बन सकती, शीला बोली। ये सुन शोभा भी तुरंत नेहले पर देहला मारते हुए बोली, और चरित्रहीन तुम्हारा बेटा भी तो है। शीला, अकेले अर्पिता से तो कुछ नहीं हुआ होगा, ताली दोनों हाथों से बचती है शीला, समझी या नहीं? और मैं चेताई दे रही हूँ, अब उस लड़की के बारे में मैं एक भी गलत शब्द नहीं सुनूंगी। ये बोल शोभा उठी और राधु के पास जाकर बोली, राधिका, एक बार और सोच लो, तुम्हें चलना है या नहीं? मुझे नहीं लगता कि इस अवस्था में तुम्हारा जाना ठीक रहेगा। किरण को हम यहीं लाएंगे, तब तुम बाकी रस्मों में शामिल हो जाना। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझे, राधिका ने कहा और शोभा मुस्कुराते हुए बोली, गुड, ये हुई ना बात। वहीं दूसरी ओर प्रशांत अर्पिता को लेकर प्रेम के घर पहुंच चुके हैं। शान गाड़ी से उतरकर अर्पिता को घर में लेकर जाते हैं। पूरा घर खाली पड़ा होता है। सभी छोटी की बारात निकलने की खुशी में मग्न होते हैं। अंदर पहुंचते ही अर्पिता सीधी साधी लड़की के गेटअप से निकलकर एकदम झलकारी बन जाती है और आसपास चारों ओर नजरें घुमाती है तो हॉल में रखी पतली सी स्टिक दिख जाती है। अब रुको आप शान, बहुत तंग किया है आज आपने हमें, सबका प्रतिकार हम सूद समेत लेंगे, बचो अब आप शान। कहते हुए अर्पिता तेज कदमों से जाकर वो स्टिक उठाती है और शान की ओर आती है। अर्पिता को देख शान पूरे हॉल में दौड़ने लगते हैं और कहते हैं, बाप रे, सच में मैं दुनिया का पहला ऐसा इंसान हूँ जो शादी के दिन ही अपनी बीवी से डंडे से मार खाएगा। अप्पू, कुछ तो रहम करो, किसी ने देख लिया तो मेरी इज्जत का तो कचरा ही हो जाएगा। लेकिन तुमसे भी यही कहेगा, देखो कैसी बीवी है, बेचारे पति के डंडे से स्वागत कर रही है। अप्पू नहीं, अप्पू रहने दो ना, इसे रख दो। देखो मैं ज्यादा देर तक उछल कूद नहीं कर पाऊंगा, प्लीज पहले दिन तो रहम करो। क्यों करें हम? ब्लैकमेल करने से पहले आपने सोचा एक बार भी? आपके तो हाथ में ब्लड भी निकल आया था, हम कितना डर गए थे। पहली बार आपका गुस्सा और आपकी जिद एक साथ देखी। बताओ, ऐसा भी कोई करता है? हमने हाँ नहीं करी तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचाओगे। कल को अगर हम ना रहे फिर आप क्या हमारे पीछे पीछे गोलोक में भी आओगे क्या? अर्पिता की बात सुन शान रुक गए और हाथ आगे कर बोले, तुम्हें मारना है ना मार लो, जितना मारना है डांटना है तो डांट लो, लेकिन बस ये कभी छोड़ कर जाने की बात मत करना। मैं मानता हूँ जीवन का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जितने भी पल हम साथ जिए उन्हें हम में जिए, ना तुम न मैं, केवल हम। ठीक है, नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आपसे नाराज नहीं हैं। हम नाराज हैं अभी भी। अर्पिता बोली और सोफे पर जाकर बैठ गई। ठीक है, तो तुम नाराज होकर बैठो, मैं चला भाई के कमरे में फ्रेश होने। अब तुम्हें मनाने के तरीके मैं वहीं बैठकर सोचूंगा। ठीक है, बाय स्वीटहार्ट। कहते हुए शान प्रेम के कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। अब हम यहाँ बैठकर तस्वीरों से बातें करें शान, हमारे तो कपड़े भी नहीं है जो हम चेंज भी कर लेते। अर्पिता बुदबुदाई कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है ताई जी ने किसी को हमारा सामान लेकर भेज दिया है। सोचते हुए अर्पिता उठकर दरवाजा खोलती है। सामने श्रुति होती है जो अर्पिता को देख हैरान होकर कहती है, अर्पिता, ये तुमने कब किया? मुझे बताया भी नहीं। यार सुबह तो तुम मुझे कैसी मिली और अब दुल्हन के लिबास में, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्रुति की बात सुन अर्पिता बोली, हम क्या बताएं, अपने भाई से ही पूछो जो प्रेम भैया के कमरे में है। हम किसी से कुछ ना कहने वाले, जाओ उनसे ही पूछो। भाई से मतलब प्रशांत भाई से? वो यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मामी ने मुझे यहाँ तुम्हारा सामान छोड़कर जाने को कहा था, लेकिन तुम्हें यूं देख मैं सकते में आ गई हूँ यार। यूं चंद घंटों में किससे शादी कर ली तुमने? श्रुति मेरी प्यारी सहेली, हमसे नहीं अपने भाई से पूछो, उनसे सारे सवालों के जवाब लो। पूछना उन्होंने क्यों किया ये। जाओ जाओ अंदर कमरे में। ये सुन श्रुति बोली, मतलब मैं तुझे चोरनी सही बोलती हूँ यार, तूने तो सच में मेरे भाई को ही चुरा लिया। चलो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हुआ, अब तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जाओगी। श्रुति ने खुश होते हुए कहा, जिसे देख अर्पिता बोली, तुम खुश हो हमें जानकर अच्छा लगा श्रुति, लेकिन हमारे ख्याल से ये बात अभी अपने तक ही रखो, जब तक शोभा ताई जी कोई रास्ता नहीं निकाल लेती। इसका मतलब वो तुम्हारी शादी के बारे में जानती हैं? श्रुति ने हैरान होकर पूछा। हाँ, उनके ही आशीर्वाद से ये शादी संपन्न हुई है। ओके ठीक है, तो फिर शादी के लिए बहुत बहुत बधाई अप्पू। अब मैं भाई से मिलकर उनसे कुछ गिफ्ट लेकर आती हूँ। कहते हुए श्रुति अंदर चली जाती है। अर्पिता भी नीचे ही गेस्ट रूम देख उसमें जाकर तैयार होने लगती है। शान के पसंदीदा रंग की साड़ी और जैसा उन्होंने बताया वैसी ही गोल्डन ज्वेलरी, चूड़ियों से भरी कलाई, गले में मंगलसूत्र और मांग सिंदूर से सजी हुई, जिसके ऊपर मांग टीका खूब सज रहा है। बाल खुले रखे हैं। श्रुति प्रशांत से बात कर बाहर वापस चली जाती है। शान भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। श्रुति के जाने के बाद सारा सामान समेट अर्पिता भी बाहर चली जाती है। शान अर्पिता को देख उसके पास आकर उसके कानों में धीरे से कहते हैं, इतना खूबसूरत होना भी अच्छी नहीं है अप्पू, मेरी नजर ही नहीं हट रही है तुमसे। ये सुन अर्पिता कुछ नहीं कहती और दूसरी ओर पलट हल्का सा मुस्कुरा देती है। लेकिन इन बालों को तो संवार लो, खुले रखोगी तो नजर लग जाएगी इन्हें, शान ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा। ये सुन अर्पिता ने शान का हाथ पकड़ा और गेस्ट रूम में ले जाकर आईने के सामने जाकर छोड़ दिया और कॉम्ब आगे कर देती है।
ये तो गलत है अप्पू, एक गलती की इतनी सारी सजाएं नहीं। अब बस भी करो, बहुत हो गया। देखो मुझसे तुम्हारी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अप्पू, कुछ तो बोलो मुझसे। मैंने जो किया वो जरूरी था। अर्पिता नहीं तो तुम चैन से रह नहीं पाती और ना ही मैं सुकून से 2 पल कहीं बैठ पाता। शान अर्पिता के बाल संवारते हुए बोले। इतने में अर्पिता ने कुछ सोचा और अपना मोबाइल उठाया और उस पर एक मैसेज टाइप कर शान को सेंड कर पढ़ने का इशारा कर दिया। कहते हुए शान ने फोन उठाया और अर्पिता का मैसेज पढ़ा।